डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन देखा था और उसके साथ साथ हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पर डिराइव किया था। ठीक, और आज की क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। अब बात आती है कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्यों? सर्किट डायग्राम तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बनाया जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर तो एक मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट का कॉम्बिनेशन है। तो ठीक है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पर तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लेकिन बीच में जो कोर है वो एक मैग्नेटिक सर्किट का सिंबल है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक सर्किट में भी लॉसेज हैं, जिसको कोर लॉस हम नाम दिए, पीआई और पीसीयू नाम दिया। कोर के अंदर फ्लक्स भी बन रहा था। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक इलेक्ट्रिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकें तो उसका कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर हम मान लो कि कोर के अंदर जो लॉस है, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक रेजिस्टेंस एक ऐसा ये एलिमेंट होता है जिसके अंदर जब करंट फ्लो होती है तो लॉस होता है। और हमें ये भी मालूम है कि जैसा बिहेवियर करंट का होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, सेम वैसा ही बिहेवियर मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है मैग्नेटिक सर्किट में। तो अगर किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स अगर पास हो रही है तो उसके अंदर वहाँ पर एक लॉस क्रिएट होगा, मतलब हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस होगा। वैसे ही अगर किसी भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा होगा तो वहाँ पर भी एक पावर लॉस क्रिएट होता है, जिसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं। तो अब हम लोग जो मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसफार्मर का है उसको भी हम एक इलेक्ट्रिकल सिंबल देंगे और देके उसको हम एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिससे कि उस सर्किट डायग्राम से ट्रांसफार्मर की एनालिसिस हमारे लिए आसान हो सके। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो ट्रांसफार्मर हमारा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हमारे कोर के लिए हम रेजिस्टेंस को कोर को हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा कोर एक रेजिस्टेंस नहीं है बस, लेकिन हमें मालूम है कि कोर के अंदर फ्लक्स रोकने की क्षमता भी होती है और फ्लक्स को पास करने की भी क्षमता, मतलब उसके अंदर एक फ्लक्स का कंडक्टेंस भी है और फ्लक्स का रेजिस्टेंस भी है। तो हम उसको एक रजिस्टर या कंडक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर के केवीएल इक्वेशन के बारे में बात करनी होगी प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पर। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था। अभी हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। केवीएल इक्वेशंस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑन पीएस मतलब प्राइमरी साइड एंड एसएस मतलब सेकेंडरी साइड। तो केवीएल इक्वेशन की अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पर तो क्या था, याद करो। प्राइमरी साइड पर हमारे पास केवीएल की इक्वेशन, सप्लाई का वोल्टेज V1 इक्वल टू प्राइमरी साइड पर जो वाइंडिंग थी उस वाइंडिंग पर इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 प्लस प्राइमरी में जो रेजिस्टेंस था, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, उसमें एक वोल्टेज का ड्रॉप हुआ था I1 R1 और प्लस हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया था लीकेज फ्लक्स का J I1 X1 से। सेम वैसे ही सेकेंडरी साइड पर अगर हम बात करें, ये हमारा प्राइमरी साइड का है PS। अब हम सेकेंडरी साइड पर अगर बात करें तो वो क्या था, E2 इक्वल टू VL। सेकेंडरी साइड पर लोड लगा होता है तो लोड का वोल्टेज प्लस सेकेंडरी साइड की जो करंट है, फुल लोड की करंट, अभी हम कुछ दिन बाद समझाएंगे कि फुल लोड की करंट क्या होती है, I2 और उसका रेजिस्टेंस R2 था, प्लस सेकेंडरी साइड पर भी एक लीकेज रिएक्टेंस था, वो था J I2 X2। अब इन दोनों को देखते हुए हम लोग सर्किट का एक डायग्राम बनाएंगे। प्राइमरी साइड पर वोल्टेज, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एसी वोल्टेज का सिंबल बनाया। इसके साथ साथ ये वोल्टेज कहाँ जा रहा है, एक इंडक्टर पे होगा। याद करो ये E1 कहाँ था, कॉइल, जो प्राइमरी साइड पर कॉइल थी उस कॉइल पर बनने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ था। साथ में हमारे I1 R1 एक रेजिस्टेंस में भी ड्रॉप है, तो यहाँ पर एक हम रजिस्टर दिखा लेंगे। इसके बाद एक इंडक्टेंस हमें दिखाना है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लीकेज फ्लक्स को, तो हम यहाँ पर एक इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर लेंगे। और इसके बाद हमने प्राइमरी साइड पर जो वाइंडिंग थी उस वाइंडिंग से उसको हम
रिप्रेजेंट कर देंगे। थोड़ा सा इसको हम इधर बना देते हैं। ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज V1, ये प्राइमरी साइड पर रेजिस्टेंस R1, प्राइमरी साइड के लिए लीकेज रिएक्टेंस JX1, और यहाँ पर आपके पास प्राइमरी साइड पर जो वोल्टेज बना था उसको हम नाम देते हैं E1। ये हो गया, ठीक। अब बात करते हैं सेकेंडरी साइड की। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो लिंक होता है वो किसका होता है? एक कोर का होता है, एक आयरन कोर होता है। तो उस लिंक को हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने दो लाइन बना दी, मतलब ये हमारा कोर है, ठीक। अब फिर सेकेंडरी साइड में आइए। सेकेंडरी साइड में बना लिया। सेकेंडरी साइड पर आपके पास रेजिस्टेंस था R2, ये EL होगा, E2 होगा, ये R2, फिर ये आपका JX2, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लोड लगा देंगे, और यहाँ का लोड का वोल्टेज हमारा है VL, ठीक। इस साइड के EMF को हमने नाम दे दिया E2। प्राइमरी साइड से करंट कौन सी चल रही है? इस करंट का हमारे नाम है I1। सेकेंडरी साइड से कौन सी करंट चल रही है? इस करंट को हम नाम देते हैं I2। तो ये तो हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी पर जो इलेक्ट्रिकल सिंबल से जो केवीएल की इक्वेशन बनी थी, हमने केवल और केवल उसको रिप्रेजेंट किया। हमने कहीं पर भी इस I1 का जो कंपोनेंट है, जिसको हमने नाम I5, IC और IM बोला था, IB बोला था, वो कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया है। जाहिर सी बात है कि IM रिस्पॉन्सिबल था फ्लक्स बनाने के लिए और कोर के लॉस के लिए। तो इसके अंदर IM भी है और इसके अंदर IB भी है, लेकिन वो IM और IB तो हम लोगों ने अलग अलग किया नहीं। IM के दो कंपोनेंट हैं, ये I1 के दो कंपोनेंट है, एक IM और एक IB। तो हमें उनको भी रिप्रेजेंट करना, मतलब कोर को रिप्रेजेंट भी यहाँ पर करना है। अभी तक तो हम लोगों ने प्राइमरी साइड पर रेजिस्टेंस होता है, प्राइमरी पर लीकेज रिएक्टेंस था, सेकेंडरी पर रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी पर लीकेज रिएक्टेंस है। जो चीज़ थी उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमने बना दिए। प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स N1 और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स N2, हमने ये सब बना दिया है। अब हमें यहाँ पर उसको भी रिप्रेजेंट करना है, कोर के सिंबल को भी। तो कोर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ये I1 करंट है, दो भागों में टूटनी चाहिए, तो हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया ऐसे। अब ये वाला हमारा है RC, इसको बोलेंगे, और ये रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो कोर में लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसे हम बोलेंगे JX5। ये वो इंडक्टेंस है जो फ्लक्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ठीक। अब इस I1 का कंपोनेंट यहाँ पर ब्रेक होगा, इधर जाएगा, उसको हम नाम देंगे IB, बैलेंस करंट। याद करो जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बैलेंस करंट के बारे में बात किया था। और इधर जो कंपोनेंट होगा उसको हम नाम देंगे IM। लेकिन हमें ये भी पता है कि IM के भी फर्दर दो कंपोनेंट होते हैं, तो एक कंपोनेंट हम इधर भेज देंगे, इसको हम नाम देंगे I5। तो ये करंट फ्लक्स बनाएगा, और देखो यहाँ पर एक X5 भी है जो फ्लक्स बनाने की जिम्मेदारी ले रहा है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका दूसरा कंपोनेंट होगा IC, जो कोर में लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है।
और इस सिंबल को, जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं, ये कोर का रिप्रेजेंटेशन है। ये कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोर को। क्योंकि कोर में रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोर में इस तरह का एक इंडक्टेंस नहीं होता है, लेकिन कोर के अंदर लॉस है, तो लॉस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? आरसी। और कोर में फ्लक्स बन रहा है, तो फ्लक्स के जनरेशन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एक्स फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास है ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक, अब बात आती है कि इस सर्किट डायग्राम से हम एनालिसिस, तो अगर आपको करनी हो तो वो एनालिसिस हम या तो प्राइमरी पर रहेंगे तब कर पाएंगे, या फिर हम सेकेंडरी साइड पर हैं तब कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मान लो कि आपके पास, आपके मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और कहीं पर कोई फॉल्ट हो गई, तो आप क्या करते हो? कंप्लेन करते हो, अपने सब स्टेशन पर कंप्लेन करते हो। अब अगर जो सब स्टेशन पर कंप्लेन करोगे तो जो पावर इंजीनियर है वो क्या करेगा? वो जहां पर है वहीं से उसको चेक कर लेना चाहिए। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम जहां पर हैं, प्राइमरी साइड पर हैं या फिर सेकेंडरी साइड पर हैं, जहां पर भी हैं हम, जिस साइड पर हैं वहीं से हम उसको चेक कर लें कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट कहां पर आई है। तो उसके लिए अब देखो, प्राइमरी साइड का कनेक्शन सेकेंडरी साइड से नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक कोर लगा हुआ है। अगर हम अपना वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर लगा के प्राइमरी साइड की चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो हम तो केवल R1, X1, X5, RC, E1, IM, IB, V1 ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडरी पर हम नहीं जा सकते क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो अब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है या कहा जाता है कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम रेफर्ड टू प्राइमरी साइड एंड रेफर टू सेकेंडरी साइड। ये तो इक्विवेलेंट जनरल डायग्राम है, लेकिन रेफर टू प्राइमरी साइड एंड रेफर टू सेकेंडरी साइड की अगर बात की जाए तो इसका मतलब ये है, रेफर टू प्राइमरी साइड का मतलब होता है कि आपका जो इंजीनियर है वो इंजीनियर प्राइमरी साइड पर बैठा हुआ है। मतलब आपने जब उसको कॉल किया तो वो इस साइड पर इस समय है, यहाँ पर है, प्राइमरी साइड पर है। जब प्राइमरी साइड पर है तो वो क्या करेगा? V1 को डायरेक्टली चेक कर सकता है, R1 को चेक कर सकता है, X1 को चेक कर सकता है, जितने प्राइमरी साइड के कंपोनेंट्स हैं सबको डायरेक्टली चेक कर सकता है। सेकेंडरी का चेकिंग डायरेक्टली वो नहीं कर पाएगा, उसे फिर वहां जाना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हम सेकेंडरी तक न जाएं और यहीं बैठे बैठे हम सारा कैलकुलेशन करके देख लें कि फॉल्ट कहां पर है। ठीक, अब ये ट्रांसफार्मर में जितनी चीज़ें लिखी हैं हमने, R1, X1, X5, RC, ये सारी चीज़ें उस ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पर लिखी होती हैं। जहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो नेम प्लेट है उसका नेम प्लेट पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और उसका एक नेम प्लेट जो होता है आपके मोहल्ले का नंबर है ट्रांसफार्मर का, और उसका एक नेम प्लेट पावर स्टेशन पर भी, जो आपका नज़दीक का सब स्टेशन है वहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो वो सब कुछ वहाँ पे पढ़ के देखा जा सकता है कि इसका X5 कितना है, इसका RC कितना है, X1, R1, V1, E1 ये सब कितना है, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर, अगर मान लो पावर इंजीनियर यहाँ पर है, जो इंजीनियर है आपका इलेक्ट्रिकल वो यहाँ है, वो अगर यहाँ से चेक करना चाहेगा तो ये सारे चेक कर लेगा। अगर मान लो कि आपके उस रेजिस्टेंस में कोई खराबी है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, कम है, तो बता देगा कि हाँ रेजिस्टेंस खराब है, उसको सही करिए और काम आपका चलेगा। कहीं पे कोर में लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आपका RC ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें बता देगा कि वहाँ पर ये लॉस है। लेकिन अगर आपके साइड में, आप यहाँ पर हो, आपका लोड इधर है, तो आप इस साइड में से कंप्लेन किए और कहीं फॉल्ट आपके साइड में है, ट्रांसफार्मर के इस साइड में, तो यहाँ पर बैठे बैठे वो चेक कैसे कर पाएगा? तो ये एक सिस्टमेटिक वे बनाया गया कि प्राइमरी साइड पर रह के हम सेकेंडरी की चीज़ों को भी कैलकुलेट कर सकें और हम सेकेंडरी पर रह के प्राइमरी की चीज़ों को कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि जब आप कंप्लेन करोगे तो उस केस में पावर इंजीनियर को कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो मूव करने वाला, मतलब ये घूमता रहता है, साइड पर होगा कहीं, तो हो सकता है कि वो प्राइमरी साइड में हो या हो सकता है वो सेकेंडरी साइड में हो। सेकेंडरी साइड पर है तो सेकेंडरी साइड से भी कैलकुलेशन कर ले, अगर प्राइमरी साइड पर है तो प्राइमरी साइड से भी कैलकुलेशन कर ले। तो अब आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाओ कि अगर हम प्राइमरी साइड से हैं, प्राइमरी साइड पर हैं, तो सेकेंडरी के टर्म्स को कैलकुलेट तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, कुछ इमेजिनेशन कर सकते हैं। और कैसे हम इमेजिनेशन करेंगे, उसका इमेजिनेशन करने का तरीका ये है कि ये दोनों अगर एक साथ मिल जाएं, ये दोनों टर्म्स आपस में अगर एक साथ इन दोनों को मिला दिया जाए, तो हम ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है,
कनेक्ट कर दोगे तो इसका कोई काम नहीं है, इसको यहाँ से हमने हटा दिया। अब जबकि ऐसा होता नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का आपस में कनेक्शन करते नहीं है, हम बस केवल करके एक थ्योरी डेवलप कर रहे हैं और वहाँ से कुछ फॉर्मूले बनाएंगे और उसको हम यूज करेंगे। हम कभी भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी को कनेक्ट नहीं करेंगे, कनेक्ट करोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, वहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे हम। ठीक, अब अगर हमने इसको कनेक्ट किया तो आप बताओ इधर के साइड में इस इंजीनियर को यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिख रहे होंगे, N1। यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम चाहते हैं इसको क्या बनाना, इसको जब कुछ नहीं दिख रहा है हम चाहते हैं इसको 1 बनाना। 1 हम कैसे बनाएंगे, जब हम इसमें N2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, N2। अच्छा, N1 अपान N2 को हम लोगों ने EMF इक्वेशन में एक नाम दिया था और वो नाम क्या था, A, टर्न रेशियो था यही, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, A:1। ठीक, अब इंजीनियर यहां से खड़े होकर देखेगा तो उसको क्या दिख रहा है, E1, लेकिन ये E1 अब E2 के बराबर तो नहीं होगा। ये एक नया नाम उसको हमने दे दिया, E2 उसे हम नाम दे दिए कि ये E2 नहीं होगा, अब ये E2 होगा। हम इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं। E1, क्योंकि यहां से रियल में उसे E1 दिख रहा होगा और उस E1 को हमने नाम दे दिया सेकेंडरी के टर्म्स में E2। अब E2 है क्या, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। तो आप बताओ E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जब EMF इक्वेशन डेवलप किया था तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू A था, टर्न रेशियो जिसको बोलते थे, वो N1/N2 के बराबर है। तो यहां से E1 इक्वल टू क्या है, A:2। इसका मतलब E1 जो है वो A:2 के बराबर है, तो हम इसी A:2 को नाम दे देते हैं E2। ठीक, अब देखो समझना इस चीज को कि ये इंजीनियर यहां पर बैठे बैठे चेक करेगा E1 और वही E1 हमारा किसके बराबर है, E2। अब E2 उसको पता चल गया, क्योंकि यहां से बैठ के वो डायरेक्टली E2 चेक कर सकता है। तो E2 और E2 में रिलेशन क्या है, E2 इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई A। तो जो उसको रीडिंग मिली है उस रीडिंग में वो टर्न रेशियो से डिवाइड कर लेगा, और उसे टर्न रेशियो कहाँ मिलेगा, ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पर लिखा होता है कि उसका टर्न रेशियो कितना है। तो ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट से उसका टर्न रेशियो चेक कर लेगा। चेक करने के बाद जो इसको प्राइमरी साइड से रीडिंग मिली थी E1, उसी E1 को हम बोल रहे हैं E2। नाम एक ही है, वो E2 बोलो या E2 बोलो या E1 बोलो। तो E2 में डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, E2। अब जो E2 उसको मिला है कैलकुलेशन से और नेम प्लेट पर जो E2 है, अगर उन दोनों में वेरिएशन है, इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी साइड का जो टर्न्स था उस टर्न पर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसको हमें करेक्ट करना होगा और ट्रांसफार्मर आपका सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपका E2 जो कैलकुलेट करने पर आया, इसको देखो A:2 को हमने क्या नाम दे दिया, E2। तो बेटा E2 इक्वल टू क्या होगा, E2 डिवाइडेड बाई A। इसका मतलब E2 हमने यहाँ से E1 निकाला और E1 को हमने बोल दिया E2 और E2 में A से डिवाइड करके E2 पता किया। अब E2 की जो रीडिंग आई है वो रीडिंग हमारे नेम प्लेट पर सेकेंडरी साइड के वोल्टेज की रीडिंग के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग पर कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि कोई बराबर नहीं आया तो इसका मतलब फॉल्ट वहीं पर है और उसको हम लोग दुरुस्त कर लेंगे। ठीक, तो ये आपके पास एक रिजल्ट यहां से मिला। अब अगर यहां पर फॉल्ट सब कुछ ठीक है और उसके बाद भी आगे कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तो वो फॉल्ट क्या होगा। अब बेटा यहां पर बैठे बैठे तो हम इसको I2 तो बोल नहीं सकते, क्योंकि I2 तो सेकेंडरी की इंडिविजुअल करंट थी, लेकिन जब हमने कनेक्ट कर दिया तो ये करंट तो अब I2 नहीं होगी, इस करंट को हमने नाम दे दिया I2। तो अब I2 क्या होगा, इसको कैसे हम लोग चेक करें। तो आप बताओ कि सेकेंडरी साइड पर पहले वोल्टेज कितना था, E2। जब हमने इसका कनेक्शन एज्यूम नहीं किया था तो वोल्टेज कितना था, E2, और करंट कितनी थी, I2।
तो ये हमारा एपरेंट पावर है सेकेंडरी साइड पर, चाहे कुछ भी हो, हम चाहे कोई भी कनेक्शन एज्यूम कर लें, एपरेंट पावर तो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास जब हमने कनेक्शन दूसरा एज्यूम कर लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, E2 डैश, इस सेकेंडरी साइड पर जो वोल्टेज है वो E2 डैश है, तो करंट को यहाँ से निकलने वाली जो करंट है उसको हमने क्या नाम दे दिया, I2 डैश। तो I2 डैश चेक कर लो यहीं से, I2 डैश इक्वल टू क्या हुआ, E2 I2 अपॉन E2 डैश, और ये क्या है, E2 I2 अपॉन E2 डैश इक्वल टू A E2, E2 से E2 कैंसिल, ये क्या हो गया I2 बाई A। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला, उस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला रिजल्ट हमें मिला था E2 डैश इक्वल टू A E2, और दूसरा रिजल्ट हमें मिला I2 डैश, सेकेंडरी साइड की करंट को हमने क्या देखा, I2 बाई A। ठीक, अब ये हम जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं। तो ये आपके पास हो गया I2 डैश। ठीक है, और ये I2 डैश किसके बराबर है, I2 बाई A। अब आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा I2 डैश, अब उस I2 डैश में A से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो रिजल्ट आएगा वो मिलेगा I2, और ये I2 आपके ट्रांसफार्मर की फुल लोड की करंट है, और वो भी फुल लोड की करंट आपके ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट रेटिंग पर लिखी होती है, तो वहाँ पर भी आप चाहो तो वहाँ से चेक कर लो। अब अगर आपका I2 नेम प्लेट रेटिंग के I2 से डिफरेंट आया, इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग या कहीं पर करंट एक्सेस में आ रही है या फिर लो आ रही है, तो उसको हम लोग सही करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब मान लो कि आपका I2 भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे हो सकते हैं कि इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में और लीकेज फ्लक्स में कहीं प्रॉब्लम हो, तो इसके वजह से इसको हम लोग नाम दे दिया I2 डैश। और इनफैक्ट देखो, सेकेंडरी के जितने भी टर्म्स थे उन सब पर हमने क्या लगा दिया, डैश, और सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के हम E2 नहीं निकाल सकते, E2 डैश निकालेंगे, हम I2 नहीं निकाल सकते, I2 डैश निकालेंगे, R2 डैश कैलकुलेट करेंगे, X2 डैश और VL डैश, और इनका हम ओरिजिनल R2 से, X2 से, VL से, I2 और E2 से रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े होके ये कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इससे रिलेशन हमको पता है तो हम बाद में ये अगले स्टेप में ये निकाल लेंगे। यहाँ पर बैठ के हम ये कैलकुलेट करेंगे सेकेंडरी का, लेकिन इसका रिलेशन हमें I2 से पता है तो हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे। अब देखो, जब हम रेजिस्टेंस पर आए तो आप बताओ, पहले हमारे पास करंट कितनी थी, I2, और इसका रेजिस्टेंस क्या था, R2, तो पावर क्या होगा, I2 स्क्वायर R2। बाद में कितनी करंट हो गई, I2 डैश, तो I2 डैश का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2 डैश, तो R2 डैश इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 अपॉन क्या हो गया, I2 डैश का स्क्वायर, और I2 डैश स्क्वायर इक्वल टू आपको पता है I2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाई I2 डैश स्क्वायर इक्वल टू I2 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्यों, क्योंकि I2 डैश इज इक्वल टू I2 बाई A है, तो I2 डैश स्क्वायर। तो अब इसको देखोगे तो I2 स्क्वायर से I2 स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर R2 मिला। तो यहाँ पर एक रिजल्ट हमें और मिला, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस जो है प्राइमरी से देखने पर वो R2 डैश दिखेगा, और ये हम क्या होगा, A स्क्वायर R2 के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैठे बैठे R2 डैश कैलकुलेट करेंगे, और उस R2 डैश को हम R2 से फिर से रिलेट कर लेंगे, तो R2 इज इक्वल टू R2 डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। ठीक, सेम वैसे ही X2 डैश, तो यहाँ पर भी हम R2 की जगह X2 कैलकुलेट करके एपरेंट पावर देखें तो X2 डैश इज इक्वल टू A स्क्वायर X2 आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस R2 और X2 दोनों सेम यूनिट के हैं, तो यहाँ से हमें रिजल्ट X2 डैश इक्वल टू A स्क्वायर X2 ही मिलने वाला है। ठीक, अब VL डैश देख लो, तो पहले हमारा VL था और करंट I2 थी, तो इस केस में क्या होगा, लोड पर करंट, लोड का वोल्टेज VL और लोड की करंट I2, बाद में क्या हो गया, वोल्टेज VL डैश और करंट हो गई I2 डैश। तो अब I2 VL डैश अगर हमें बात करना है तो क्या होगा, I2 डैश से डिवाइड कर देंगे, तो A I2 डिवाइड कर लेना, I2 डैश की वैल्यू लिख लेना I2 बाई A, तो आप देखोगे A VL मिलेगा, VL डैश इक्वल टू
ये हमारे पास 5 रिजल्ट आए हैं सेकेंडरी के। सेकेंडरी पर जितनी चीज़ें थी उन सबको हमने देखा, तो ये सारे डैश के साथ ओरिजिनल वैल्यू कैसे रिलेट हुई हैं वो हम लोगों ने सीखा इसमें। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि भाई जब हमने इसको इससे जोड़ दिया तो ये तो पूरा वायर सीरीज में हो गया ना, तो यहाँ पर करंट क्या है IB और यहाँ पे करंट क्या है I2 डैश। तो क्या IB और I2 डैश बराबर होने चाहिए? क्या होने भी चाहिए। आप पिछले लेक्चर में याद करके देखना कि हमने IB इक्वल टू फॉर्मूला डेवलप किया था N2/N1 इंटू I2। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, I2 डिवाइडेड बाई N1/N2, और N1/N2 है क्या, N1/N2 इक्वल टू क्या है A, तो ये क्या होगा I2/A। तो हम लोगों ने जो टेक्निक डेवलप की उस टेक्निक पे कहीं पे कोई गलती नहीं है। इस रास्ते की करंट इधर से देखने पर IB है और इधर से देखने पर I2 डैश है, लेकिन ये दोनों रास्ता एक ही है, तो ये दोनों करंट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो IB इक्वल टू हमारा क्या है I2 डैश, और IB का फॉर्मूला N2/N1 इंटू I2 था ही, तो वो कोई सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक, तो हमें बेसिकली ये 5 चीज़ों को याद रखना है और इसमें कुछ रिजल्ट्स को थोड़ा सा एनालाइज करो कि सेकेंडरी साइड पर जो वोल्टेज वाली क्वांटिटी थी, हम वोल्टेज वाली क्वांटिटी को दिखा रहे हैं। ये वोल्टेज था सेकेंडरी का, मतलब, और ये वोल्टेज है, ये लोड का वोल्टेज है, और ये वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी साइड के ये पर इंड्यूस्ड EMF है या वोल्टेज है। तो वोल्टेज पर जब डैश लगा तो उस डैश का ओरिजिनल वाली क्वांटिटी से रिलेशन क्या हुआ, A से मल्टीप्लाई करके मिला। देखो E2 डैश इज इक्वल टू AE2 और VL डैश इज इक्वल टू AVL। सेकेंडरी साइड पर जो करंट थी उस करंट में जब देखा गया तो ओरिजिनल वाली वैल्यू जो I2 था उसमें A से डिवाइड हुआ है, मतलब करंट में A से डिवाइड हुआ है, वोल्टेज में A से मल्टीप्लाई हुआ है। और जितने रेजिस्टेंस टाइप की चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस मतलब जिनकी यूनिट ओम है, और देखो वो ओम वाली क्वांटिटी एक ये है और एक ये है, दोनों की यूनिट ओम होती है, तो इन दोनों में A स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम अब रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसको हम जो ये डायग्राम हमने बनाया है, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं ये हम लोग देख लें। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। अगर आपसे कोई कहे ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, तो आपको ये बनाना होगा और यहाँ पर ये वैल्यूज लिख देनी होगी। ठीक है, तो ये आपका रेफर टू प्राइमरी साइड का मतलब ये है कि आपका जो पावर इंजीनियर है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो प्राइमरी साइड पर होगा और प्राइमरी साइड की सारी क्वांटिटीज एज इट इज होंगी और सेकेंडरी पर डैश लगा होगा। रेफर टू प्राइमरी साइड का मतलब सेकेंडरी की क्वांटिटी को हम इमेजिन कर रहे हैं और फिर वहां से इमेजिनेशन से रियल वैल्यूज निकाल रहे हैं। अब अगर आपसे कोई कहे ये रेफर टू प्राइमरी साइड है, ठीक, अब आपसे कोई कहे कि रेफर टू सेकेंडरी साइड बताओ, और ये भी हमें आना चाहिए। रेफर टू सेकेंडरी साइड का मतलब कि जब आपने कंप्लेन दर्ज कराई और इंजीनियर के पास इंफॉर्मेशन पहुंची तो वो इंजीनियर अब प्राइमरी साइड पे न होके वो इंजीनियर अब सेकेंडरी साइड पर कहीं पर है, वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट लेके सेकेंडरी साइड पर है। और जब सेकेंडरी साइड पर वो है तो उसको तो सेकेंडरी की सारी चीज़ें एज इट इज़ कैलकुलेट करने को मिल जाएंगी। VL वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि आपके घर पे आके आपके लोड का वोल्टेज कैलकुलेट कर लेगा, आपके यहाँ प्राइमरी से सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा, सब कुछ वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेगा। क्या नहीं कैलकुलेट कर पाएगा? प्राइमरी की चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो सेकेंडरी पर तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा, प्राइमरी पर ही कुछ जो मिलने वाला है, जो चेंज होने वाला है होगा। अब एक चीज़ और देखो, जब हम सेकेंडरी से देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने N1/N2 की बात की है वो अब क्या होगा। जब हम सेकेंडरी पर देखेंगे, याद करना कि ये हमने लिखा था N1/N2। जब ये इंजीनियर यहाँ है तो उसको डायरेक्ट कौन सा टर्म दिखेगा? सेकेंडरी का दिखेगा, N2, N1 नहीं दिखेगा। तो हम N1 को क्या करें? 1 बना दें। और 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस N1 में
N1 से डिवाइड कर दो, और ये जब डिवाइड कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये N2/N1, और N2/N1 की वैल्यू होती है 1/A/1। ठीक है, इसका मतलब जब हम इधर से आएंगे तो जो इधर से जाने पर A/1 का रेशियो था और इधर से आने पर 1/A/1 का रेशियो है। तो क्या आपको कुछ गेस कर रहे हो कि क्या होना चाहिए? तो जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पर A से मल्टीप्लाई हुआ था वहाँ पर 1/A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर A से डिवाइड हुआ था वहाँ पर A से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेम चीज़ें मतलब A की जगह पर 1/A कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इधर से आए तो हमें प्राइमरी साइड पर डैश मिलेगा, प्राइमरी की जितनी क्वांटिटीज़ थी सारे क्वांटिटीज़ पर हमें क्या मिलेगा? डैश अप्लाई करना पड़ेगा, सब पर डैश लगेगा। और आप याद करो, जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी पर थे तो जितने वोल्टेज थे उन सब में A से मल्टीप्लाई हुआ था, जितने करंट्स थे उन सब में A से डिवाइड हुआ था, और जितने रेजिस्टेंस थे उन सब में A² से मल्टीप्लाई हुआ था। लेकिन जब हम सेकेंडरी से प्राइमरी पर आएंगे तो जितने वोल्टेज हमको मिलेंगे, वोल्टेज इनफैक्ट V1 मिलेगा और E1 मिलेगा, इनमें जब A से मल्टीप्लाई था इधर से उधर देखने पे, तो उधर से इधर देखने पे A से डिवाइड मिलेगा। ठीक, करंट में A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जितने रेजिस्टेंस टाइप की क्वांटिटीज हैं उन सब में A से A² से डिवाइड होगा। जस्ट इसका उल्टा होगा, जो प्राइमरी पर से सेकेंडरी पर हुआ था जस्ट उसका उल्टा। तो उन सारे टर्म्स को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, हम सारे टर्म्स यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले वोल्टेज लिखते हैं प्राइमरी साइड का, तो जो V1 डैश मिलेगा हमें वो मिलने वाला है V1/A। E1 डैश मिलेगा हमें E1/A। याद रखो, जब इधर से हम इधर देखेंगे, सेकेंडरी से प्राइमरी के सारे टर्म्स देखेंगे तो सब पे डैश मिलेगा, और दो वोल्टेज की क्वांटिटी थी, एक E1 डैश और एक V1 डैश, और उन सब में A से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ। अब करंट जहां जहां पर है उन सबको देखो, I1 डैश इक्वल टू AI1, IB डैश AIB, IM डैश AIM, और इसके बाद I5 है तो I5 डैश AI5, IC डैश AIC। करंट सारे हो गए। अब हम रेजिस्टेंस पर आते हैं। ठीक, क्योंकि प्राइमरी में टर्म्स ज़्यादा थे तो सबको हमें लिखना होगा, और प्राइमरी में R1 डैश R1/A², X1 डैश X1/A², RC डैश RC/A², और X5 डैश X5/A²। तो ये जब हमने सेकेंडरी साइड से प्राइमरी की तरफ देखा तो सेकेंडरी से प्राइमरी पर देखने पर जितने प्राइमरी के टर्म्स थे उन सब पर डैश लगा, और प्राइमरी के जो ओरिजिनल टर्म्स थे मतलब V1 डैश से कैसे रिलेटेड है ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी, E1 डैश E1 से कैसे रिलेटेड है ये हमने यहाँ पर लिखा। तो ये तो हमारा है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो ये क्वेश्चन जनरली 5 नंबर या 10 नंबर में आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 KVL की इक्वेशन लिखनी है और वो तीनों डायग्राम आपको बनाने हैं। इसके पहले वाला जो मैंने बनाया था वो बनाना है, इसके बाद जो हमने इसको ऐसे ही रखा था इधर डैश लगाया था रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, और उसके बाद फिर तीसरा डायग्राम आपको रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड, और इसके साथ जब ये बनाओ तो इसकी ये वैल्यू बस लिख दो, और जब प्राइमरी साइड से रेफर करो तो फिर उसके बाद प्राइमरी साइड से देखने पर जो वैल्यूज़ थी उनको लिख दो, और ये आपका क्वेश्चन कम से कम 10 नंबर का कंप्लीट होता है। इसके बाद एक चीज़ और आती है, थोड़ा सा हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, ये हम इसको डैश से हटाते हैं, हम प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड की बात करेंगे। ठीक,
और ये आपके पास जो डेवलपमेंट है वो केवल और केवल सर्किट में न्यूमेरिकल्स के लिए है। ठीक है, हम न्यूमेरिकल्स की बात अब जब करेंगे इस पे तो इस तरीके से। अब हम सर्किट को प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ देख रहे हैं, तो सेकेंडरी पे सब पर क्या है, डैश लगा हुआ है। ठीक, जो ये IM है, मैंने आपको जब ट्रांसफार्मर एट नो लोड पढ़ा रहे थे तभी मैंने बताया था ये IM आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, और ये IM जो होती है ये IM लगभग 5%, मैक्सिमम जाएगा तो 5% ऑफ I1 होता है। तो 5 से 10%, जनरली 2%, 3%, 4% ही होता है। अगर आपके I1 की वैल्यू 100 है तो IM की वैल्यू 3 या 4 या 5 एम्पियर ही होगी। तो IM की वैल्यू I1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। ठीक, तो इसलिए हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम बनाते हैं और उससे हम लोग अपने कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम जब बनाएंगे तो आप बताओ ये IM की वैल्यू इस I1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो क्या इस IM को हम जीरो मान सकते हैं? अगर हम इसको जीरो मान लेंगे इसका मतलब ये रास्ता हमारा क्या है, इस पर कोई करंट नहीं है, और अगर कोई करंट नहीं है तो क्या इसे हमें बनाने की ज़रूरत है? नहीं। बेटा ध्यान रखना, ये अप्रॉक्सीमेट वर्ड में बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम तो यही है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन कर दिया क्योंकि यहाँ की करंट निग्लिजिबल है तो हमने इसको हटा दिया। और ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए बेटा है, सेकेंड ईयर में जब हम बात करते हैं तो इसको हटाते नहीं हैं। फर्स्ट ईयर में आपको अप्रॉक्सीमेशन कराया जाता है, लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या आगे के किसी एग्जाम्स में ऐसा नहीं है। तो हमने इसको क्या किया, हटाया। ठीक, अब यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा उन चीज़ों को दिखाते हैं, और ये अभी हम लिखते हैं, इसको हम बोलेंगे अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। जब अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम की बात करेंगे तो उस केस में बेटा क्या होगा, IB और ये सब तो सब बराबर ही होंगे, ये सब चीज़ें हट जाएंगी। अब ऐसा बना आपके पास, क्योंकि यहाँ के टर्म्स को हटा दिया गया, रेफर टू प्राइमरी साइड कर रहे हैं तो इसका मतलब सेकेंडरी पर सब डैश लगा हुआ है। सेकेंडरी का जो वोल्टेज था ये VL, इस पे डैश लगाया हुआ है, सेकेंडरी के रेजिस्टेंस पर डैश लगा हुआ है, सारी चीज़ें ये हैं, और प्राइमरी पर जैसा था वैसा। और कोर वाले सिस्टम को हमने हटा दिया, क्यों? क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ की करंट बहुत कम थी, इसलिए इसको हमने निगलेक्ट कर दिया था। अब आप बताओ, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है, तो क्या इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के हम यहाँ पर क्या इस पूरे सर्किट में एक रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं? और ये देखो, ये इंडक्टर और ये इंडक्टर भी सीरीज में है, तो आप याद करो इंटर में आपने पढ़ा होगा कि जब दो इंडक्टर सीरीज में होते हैं तो उनका इंडक्टेंस ऐड कर दिया जाता है। तो इन दोनों को भी हम एक इक्विवेलेंट इंडक्टेंस और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी जगह पर अब आप एक रजिस्टर और एक इंडक्टर यूज करोगे, और इसे हम बोलेंगे R रेजिस्टेंस, E से इक्विवेलेंट और 1 लिखेंगे। 1 मतलब रेफर्ड टू प्राइमरी साइड हम देख रहे हैं तब। और ये होगा क्या, यहाँ पर रेजिस्टेंस था R1 प्लस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, उसका नाम था R2 डैश, और आपको पता है कि R2 डैश इज इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर R2। सेम वैसे ही XE1 क्या होगा, X1 प्लस X2 डैश, और हम यहीं पर इस बात को लिख भी देते हैं, R1 प्लस R2 डैश क्या था, A स्क्वायर R2। वैसे ही आपके पास ये X1 प्लस A स्क्वायर X2। ठीक, तो आपसे कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है जब आपके पास सारी चीज़ें R1, R2, X1, X2 सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, कहेगा कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड एंड इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। तो आपको जब R1 और R2 गिवन है, प्राइमरी और सेकेंडरी का अलग अलग रेजिस्टेंस गिवन है, तो आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना, कैलकुलेट बहुत आसान होता है, R1 प्लस A स्क्वायर R2। तो R1 की वैल्यू A स्क्वायर R2 सॉल्व करोगे, आपको जो वैल्यू मिलेगी लिख लोगे। XE1 जो है X1 प्लस A स्क्वायर X2 आपको गिवन होता है, ये लिख लेते हैं।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट इंपीडेंस की अगर बात की जाए रेफर्ड टू प्राइमरी साइड तो क्या होगा, ZE1, और ZE1 इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, याद करिए, RE1 का स्क्वायर प्लस XE1 का स्क्वायर। जब दो एक रजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में लगे होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट यही होगा, अंडर रूट RE1 स्क्वायर प्लस XE1। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस एंड इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। तो रेफर्ड टू प्राइमरी साइड ये हो गया। ठीक। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या हम इस ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको पता चल गया। तो टोटल कॉपर लॉस होता है PCU। तो प्राइमरी साइड से देखने पर करंट कितनी है, I1, तो I1 का स्क्वायर इंटू RE1। हमें पूरे सर्किट ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस पता है रेफर टू प्राइमरी साइड, तो हम I1 स्क्वायर इंटू RE1 कर देंगे तब भी निकल जाएगा। आपको दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई कॉपर लॉस तो प्राइमरी की वाइंडिंग का अलग और सेकेंडरी का अलग होना चाहिए। ठीक, तो हम PCU की जो बात कर रहे हैं, जो टोटल कॉपर लॉस, ये हम कहते हैं प्राइमरी की करंट I1, तो I1 का स्क्वायर, और प्राइमरी का रियल रेजिस्टेंस R1 है तो R1, प्लस सेकेंडरी की करंट क्या है I2, तो I2 स्क्वायर इंटू सेकेंडरी का रेजिस्टेंस रियल R2। ये वैल्यू कहीं ना कहीं यही है, हम इसको प्रूव कर दे रहे हैं अभी। I1 स्क्वायर इंटू RE2 अभी करके दिखाते हैं। RE1 क्या है, इसको लिखो R1 प्लस A स्क्वायर R2, तो I1 स्क्वायर, और RE1 की जगह पर लिखो R1 प्लस A स्क्वायर R2, इसको मल्टीप्लाई करो, I1 स्क्वायर R1 प्लस क्या हो जाएगा A स्क्वायर I1 स्क्वायर इंटू R2। अब देखो ये तो आपको मिल गया I1 स्क्वायर R1 प्लस A स्क्वायर I1 इज इक्वल टू I2 होता है। I2 इक्वल टू क्या था, I2 बाई I1 इक्वल टू A था, याद करिए आप, ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन में हम बात किए थे। तो I2 इज इक्वल टू A I1 और A I1 इज इक्वल टू I2, और ये हो जाएगा I2 स्क्वायर R2। इसका मतलब जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला कहीं ना कहीं घूम फिर के यही फार्मूले को इस तरीके से लिखा गया है। मतलब अगर आपके पास प्राइमरी साइड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने पूरे ट्रांसफार्मर का कैलकुलेट कर लिया है, प्राइमरी साइड की करंट आपको पता है, तो आप टोटल कॉपर लॉस इस फार्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपसे बात किया जाए अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड, जब सेकेंडरी साइड की बात किया जाएगा SS, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, ये सेकेंडरी साइड पर कहीं कोई डैश नहीं होगा, डैश कहाँ होगा, प्राइमरी साइड पर, और सेकेंडरी की करंट हमको पता होगी। उस केस में हम सेकेंडरी की करंट की बात करेंगे I2। तो इसे हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम, अब अगर हम सेकेंडरी पर हैं तो याद करो कि सेकेंडरी का रेजिस्टेंस तो एज इट इज होगा, तो RE2 इक्वल टू क्या होगा, R2 प्लस R1 डैश, क्योंकि वो वाला रेजिस्टेंस तो वैसे ही है, और डैश कहाँ लगा होगा, जब सेकेंडरी पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डैश कहाँ लगा होगा, प्राइमरी पर R1 डैश, और XE2 इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड, तो क्या होगा X2 प्लस X1 डैश, और फॉर्मूला क्या बनेगा, R2 तो ऐसे ही होगा, R1 डैश अभी हमने यहाँ पे लिखा भी है, R1 डैश R1 अपॉन A स्क्वायर, वैसे ही X2 प्लस X1 डैश क्या होगा, X1 बाई A स्क्वायर। अच्छा, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ZE2 अगर हम करें तो अंडर रूट RE2 का स्क्वायर प्लस XE2 का स्क्वायर। और इस केस में टोटल कॉपर लॉस की बात की जाए तो वहां पर हम क्या कर देंगे, इसे बस I2 स्क्वायर, क्योंकि सेकेंडरी से हम कैलकुलेशन करें तो सेकेंडरी के करंट I2 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE2। अब अगर इसको भी तुम I2 और RE2 क्या हैगा, R1 डैश प्लस R2, और R1 डैश इज इक्वल टू क्या है, R1 अपॉन A स्क्वायर कर लो, R1 अपॉन
ए स्क्वायर और I1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू I2 स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास I2 स्क्वायर, ये सब देख लोगे सारी चीज़ें तो आपको फिर से यही वाली चीज़ मिल जाएगी। तो R2 स्क्वायर इंटू RE2 भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। ठीक है, तो अब कॉपर लॉस को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हमें मिल गए। पहला मेथड है कि प्राइमरी का अलग निकालो और सेकेंडरी का अलग अलग निकालो, रियल कॉपर लॉस प्राइमरी का निकालो, सेकेंडरी का निकालो, ऐड कर दो। या फिर अगर आपने अप्रॉक्सीमेशन किया है रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी साइड की करंट भी आपको पता की होगी, तो I1 का स्क्वायर कर दो इंटू RE1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। तो इस फॉर्मूले से भी जब देखोगे तो वो यही है। या फिर आप ये काम कर दो, सेकेंडरी साइड से अगर देखे हो तो I2 स्क्वायर इंटू RE2। तो तीनों मेथड से आप कॉपर लॉस कैलकुलेट करोगे और कॉपर लॉस आपको सेम मिलने वाला है। तो ये RE2 क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड। XE2 क्या है? इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड। एंड ZE2 क्या है? इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड। तो जो अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम है रेफर्ड टू प्राइमरी साइड एंड रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड, इस पर आपके पास न्यूमेरिकल्स मिलते हैं 10 नंबर के। ठीक, तो अब अगली क्लास में हम लोग एक इस पर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और इसके बाद तो फिर हम लोग एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। थैंक यू।